हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है एमआरएनए प्रोसेसिंग। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसके अलावा डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है या आरएनए कैसे बनता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इन तमाम टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जिन लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा, इन टॉपिक्स के बारे में कंफ्यूजन है, तो वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से इन पूरे टॉपिक को समझाया है। आज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग। तो एमआरएनए प्रोसेसिंग अब हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा था। हम लोगों ने देखा था कि डीएनए जो था, डीएनए से बनता था एक एमआरएनए। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं है एमआरएनए बने, और भी कई तरह के आरएनए बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फोकस करना है केवल एमआरएनए पे। तो पता चला डीएनए से बन रहा है क्या, एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो एमआरएनए के अंदर ये एमआरएनए दो तरह के हो सकते हैं। पहला एमआरएनए हम लोग अगर बात करते हैं तो ये पहला एमआरएनए हो सकता है प्रोकैरियोट के केस में, और दूसरा एमआरएनए हो सकता है यूकैरियोट के केस में। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के केस में क्या डिफरेंस आने वाला है, इस बात को हम लोगों को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था। तो प्रोकैरियोट के केस में डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियोइड में बन रहा था, और न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जा रहा था, वो पाया जा रहा था साइटोप्लाज्म में। मतलब बनने वाला जो नेसेंट एमआरएनए है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, साइटोप्लाज्म के। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले बहुत सारे इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस के भी। और अगर साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इधर डीएनए से मान लेते हैं डीएनए है, इस डीएनए से लगातार एमआरएनए बनता रहेगा और बनते बनते लगातार ये टूटता भी रहेगा। ऐसा कुछ हो सकता है, मान लेते लगातार ये बन रहा है और बनते बनते लगातार ये ऐसे से एमआरएनए बन रहा, तो ये लगातार ऐसे से क्या बोल सकते हैं हम लोग, टूटता भी चला जा सकता है ऐसे, बाय द एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए, अब अगर ये होता रहेगा तो फिर प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या करता है, प्रोकैरियोट में एमआरएनए बनते ही, जैसे एमआरएनए बनेगा वो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करने, जैसे एमआरएनए बनेगा वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में चला जाएगा। मतलब वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्या चल रहा है, वहां पर को ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों की प्रोसेस ट्रांसलेशन दोनों की प्रोसेस साथ साथ चल रही है। को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे लगातार ये होता रहता और इससे होता क्या है, अल्टीमेटली हम लोगों को प्रोटीन मिल जाती है। लेकिन यूकैरियोट में कुछ अलग कहानी चल रही है। यूकैरियोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या चल रहा है, यूकैरियोट में केस में अलग कहानी चल रही है। यूकैरियोट में यही कहानी कहाँ पे हो रही थी, यही डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, वो बन रहा था न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में बन रहा है, न्यूक्लियस में बनने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर खूब बड़ा सा एक एमआरएनए बन जा रहा है। ठीक है, अब इस एमआरएनए को मूव करना है, इस आरएनए को न्यूक्लियस से मूव करना है, कहां पे मूव करना है, साइटोप्लाज्म में। बनने के बाद पहले तो पूरा बन जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा। और अगर ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ के भी साइटोप्लाज्म में खूब सारे एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस पाए जा रहे हैं जो इस एमआरएनए को डिग्रेड कर देंगे, जो फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को से बचाने के लिए प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है। क्या होती है यहाँ पर, कैपिंग की। 5 प्राइम एंड, मान लेते हैं ये एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है और ये एमआरएनए का 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे एक कैप लगती है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की कैप लगती है।
जो कैप क्या करती है, इस एमआरएनए को जब वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो उसको डिग्रेड होने से बचाती है। इसी तरह से एक हमला आगे से हो सकता था, हेड से, एक हमला टेल से भी हो सकता था। तो टेल पे क्या होता है, ढेर सारे एडेनिन ग्रुप भी जोड़ दिए जाते हैं ऐसे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कैप लग जाती है 5 प्राइम पर और 3 प्राइम पे क्या लग जाता है, टेल। टेल मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं, टेल लग जाती है। टेल कहाँ लग जाती है, 3 प्राइम पे लग जाती है। तो याद ये रखना, टी फॉर टेल, टी फॉर 3 प्राइम पे टेल लग जाती है। इतनी कहानी होती है। तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हुआ यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में इधर एमआरएनए बन रहा और उधर लगातार उससे सिंथेसिस भी स्टार्ट हो गई, तो डिग्रेडेट होने का कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे डिग्रेड हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, आगे प्रोटीन तो बनने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो ही गई है, प्रोटीन तो बनने ही लग गए, पीछे से वो डिग्रेड हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे पूरा बंद करके बाहर निकलता है। अगर पूरा बंद करके बाहर निकलेगा तो डिग्रेड होने में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। चलिए, तो एक तो ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, 5 प्राइम पे कैप है, 3 प्राइम पे टेल है। टेल जो होती है वो एडेनिन की बनती है। ध्यान ये रखना है कि ये जो टेल एडेनिन की बनती है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनती है। टेल कैसी बनती है, टेल हम लोगों ने जान लिया, टेल कैसी बनती है, टेल बनती है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ये क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनती है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहां पर टेल बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती है। जैसे डीएनए से डीएनए बनाना है तो एक टेम्पलेट चाहिए होता है और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनता है। डीएनए से आरएनए बनाना है तो एक टेम्पलेट चाहिए, वहां पे टेम्पलेट की तरह डीएनए काम करता है और आरएनए उसी डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनने लगता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। जैसे आपको किसी की फोटो बनानी है तो उसको सामने बैठा करके उसको देख देख करके उसकी फोटो या स्केच बना रहे हैं, लेकिन किसी को बगैर देखे ही मन में सोच करके बस स्केचिंग चल रही है, वो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। और सामने जो बैठा रहे हो वो क्या है, टेम्पलेट डिपेंडेंट है। जो सामने बैठा है वो कौन है, वो टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम होता है। कौन करता है ये काम करता है पैप पॉलीमरेज। ठीक है, पैप पॉलीमरेज, पॉली एडिनाइलेटेड पॉलीमरेज, पॉली एडिनाइलेज पॉलीमरेज। बड़ा खूबसूरत एंजाइम है जो ये काम कराता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक कैप भी पाई जाती है और ये जो कैप होती है वो बड़ी ही एक अनयूजुअल जीटीपी की होती है। कौन सी जीटीपी, अगर टेल की कैप की बात करते हैं, कैप 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 जो होती है वो जीटीपी से बनती है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये बड़ा ही स्पेशल जीटीपी है। क्या स्पेशल है इसके अंदर, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं मिथाइलेटेड जीटीपी है। कौन सा जीटीपी है, मिथाइलेटेड जीटीपी है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी का मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैप जो है वो मिथाइलेटेड जीटीपी से है और मिथाइलेटेड जीटीपी होने का मतलब है कि ये एक तरह का मॉडिफाइड जीटीपी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, मॉडिफाइड जीटीपी है। मॉडिफाइड जीटीपी होने के कारण जब ये कैप साइटोप्लाज्म के एक्सोन्यूक्लियस के कांटेक्ट में आती है तो यह उस पर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इवन उनके स्ट्रक्चरल लेवल पे भी, अगर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल लेवल पे भी कुछ चेंज हो जाता है, कोई डी फॉर्म है वो एल में चेंज हो गया, तो वहां पर एंजाइम एक्शन नहीं लेते। यहाँ पर तो पूरा एक ग्रुप ऐड हो गया, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर इसके स्पेसिफिक एंजाइम एक्शन लेने वाला बचा नहीं, तो ये काफी समय तक वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर सस्टेन कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सस्टेन कर सकते हैं, जाकर के मुलाकात कर सकते हैं किससे, राइबोसोम से, और राइबोसोम के थ्रू जाकर के आगे का काम करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे। एक बात और ध्यान देते हैं कि जब प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट के केस में एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए के अंदर बहुत सारे इंट्रॉनिक और एक्सोनिक सीक्वेंसेस होते हैं। मान लेते हैं कि ये, फिर ये, यूकैरियोट के एमआरएनए के अंदर ढेर सारे इंट्रॉनिक और एक्सोनिक सीक्वेंस है। मान लिया ये इंट्रॉन है, ठीक है,
ये इंट्रॉन है या इसको एक्सॉन मान लेते हैं, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन है और एक्सॉन है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और बाकी जो एरिया बच जा रहा है, बाकी जो एरिया बच रहा है वो क्या है, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला एरिया क्या हो रहा है, ये वाला एरिया जो है वो इंट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के ऐसे मान के चलते, इधर भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर एक खूबसूरत प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है टेलरिंग, कटिंग। यहाँ पे कटिंग होती है। कटिंग क्या होती है कि सारे इंट्रॉन, जो ये इंट्रॉन लग गए थे, मान लेते हैं ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है और ये भी एक इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन हटाए जाएंगे और केवल कौन बचेगा यहाँ पर, केवल बचेगा कौन, एक्सॉन। भाई तो ये पता चला एक्सॉन ये एक हो गया, फिर ऐसे ही एक्सॉन 2 3 4 5 6, इस तरह से सारे एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे, दूसरा एक्सॉन हो गया, तीसरा एक्सॉन हो गया, चौथा एक्सॉन हो गया। इस तरह के सारे एक्सॉन जुड़ करके एक मैच्योर एमआरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तरह का मैच्योर एमआरएनए। तो भैया पहला वाला इमैच्योर आरएनए था, हाँ, तो इसको हम लोग ने क्या बोला, उसको बोला एचएनआरएनए। क्या बोला, एचएनआरएनए। एक तरह का वो हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए है, इमैच्योर आरएनए है या प्री एमआरएनए, ठीक है। प्री एमआरएनए है, इमैच्योर आरएनए है, इमैच्योर एमआरएनए है, एचएनआरएनए भी बोल सकते हो। और अगर ये है तो इसको हम लोग बोलेंगे मैच्योर आरएनए। हेट्रोजीनस इसलिए था वो क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंट्रॉन और एक्सॉन मिले हुए थे, यहाँ पर केवल एक्सॉन है, तो ये हेट्रोजीनस नहीं है। बोलो भाई। तो पता ये चला कि जो प्रोकैरियोट है उसके केस में इंट्रॉन और एक्सॉन जैसा भी कोई ड्रामा नहीं है, उसके अंदर केवल और केवल एक्सॉन रहता है। तो जब प्रोकैरियोट में केवल और केवल एक्सॉन रहने वाला है, प्रोकैरियोट के केस में केवल और केवल एक्सॉन रहने वाला, तो वहां पे स्प्लाइसिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर इंट्रॉन नहीं है, प्रोकैरियोट में कैपिंग और टेलिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहां पर एमआरएनए जैसे बनता है वो डायरेक्ट ही ट्रांसलेशन करने लग जाता है, तो जब ज्यादा समय तक उसको रुकना ही नहीं है, तुरंत ट्रांसलेशन करना है, तो कैपिंग और टेलिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह के कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट में इस तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या स्लाइड में है। यूकैरियोट में इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि टेल बनती है एडेनिन की, पॉली एडेनिल की, जहां पर एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा पॉली एडिनाइलेटेड पॉलीमरेज या पॉली एडिनाइलेज पॉलीमरेज। इसके अलावा जो पैप पॉलीमरेज खासियत यह है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में है, इसको किसी भी टेम्पलेट से मतलब नहीं है, ये लगातार एडेनिन जोड़ता चला जाएगा 200 से 300, 100 200 300 तक एडेनिन की एक टेल, लंबी सी टेल बनाता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म जाता है तो अगर टेल से कोई अटैक करने आया भी है एडेनिन को, तो 1 2 3 4 50 100 तक तोड़ पाता है, तब तक के अपने काम पे लग जाते हैं और काम कंप्लीट कर डालते हैं। बात समझो, अगर टेल तोड़ने की बारी भी आएगी तो थोड़ी बहुत टेल टूटेगी, तब तक के अपना काम कंप्लीट कर जाते हैं। कैप जो होती है वो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, मिथाइल जीटीपी की बनती है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए नॉट हैव इंट्रॉन प्रोसेसिंग नॉट रिक्वायर, वहां पर को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है बिकॉज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस। समझा दिया गया है बात। यूकैरियोट में एक तरह का पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है जहां पर एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन होते हैं, इसलिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है, और चूंकि उनको मूव करके साइटोप्लाज्म में जाना है तो कैपिंग और टेलिंग जैसे फिनोमिना भी चाहिए। अब मुद्दा यह आता है कि सर पहले पूरा एमआरएनए बन जाता है, फिर कैप लगती है, फिर टेल लगती है, फिर स्प्लाइसिंग होती है, क्या सीक्वेंस क्या है? तो ध्यान देना है, सीक्वेंस है कैप कट टेल। सबसे पहले टोपी पहना दी जाती है, कैपिंग, ठीक है। फिर जैसे जैसे इंट्रॉन बनते जाते हैं उनको काटते रहते हैं, एक्सॉन जोड़ते रहते हैं, फिर इंट्रॉन बना, काट दिया, एक्सॉन जोड़ दिया, और लास्ट में जब प्रोसेस खत्म हुई, टर्मिनेट हुई, तो लास्ट में क्या लगा दिया, खूब लंबी सी एक टेल एडेनिन की। बोला ये जा रहा है कि कैपिंग जो होती है वहां पर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगता है जिसका नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 5 प्राइम एंड ऑफ हेट्रोजीनस एनआरएनए कहां पे लगाया जाता है, 5 प्राइम एंड ऑफ हेट्रोजीनस एनआरएनए।
स्प्लाइसिंग जो होती है वो को ट्रांसक्रिप्शनल होती है, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है उसी के साथ साथ स्प्लाइसिंग चलती है, इसलिए स्प्लाइसिंग को हम लोग बोल सकते हैं कैसी होती है, को ट्रांसक्रिप्शनल होती है। टेलिंग की बात करते हैं तो एडेनिन ग्रुप लगते हैं, लगभग 200 से 300 तक एडेनिन ग्रुप लगते हैं। कहाँ लगते हैं? टी फॉर टेल, टी फॉर थ्री प्राइम एंड पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट बैनर में। ठीक है, तो जरा हम लोग अगर फ्लो चार्ट में देखें तो एक HNRNA होगा जिसको प्री mRNA कहेंगे, उसमें कैपिंग होगी, उसमें स्प्लाइसिंग होगी, उसमें टेलिंग होगी, एक मैच्योर mRNA बनेगा जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा और जा करके ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। एनसीईआरटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ इंटीग्रिटी and the process of splicing represent the dominance of RNA world। बात ध्यान देना है कि इंट्रॉन का पाया जाना इस बात का सबूत है, अगर यूकैरियोट में इंट्रॉन पाए जाते तो यूकैरियोट आए कहां से? प्रोकैरियोट में। तो अगर यूकैरियोट में इंट्रॉन पाए जाते हैं और वो आए हैं प्रोकैरियोट से ही इवोल्यूशन के दौरान, तो इसका मतलब यह है कि जो पुरानी सेल्स रही होंगी, जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनका न्यूक्लियस ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा होगा, उनके पास इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस भी रहेंगे जिनका हमारे में कोई यूज नहीं है और उनको कट करके अलग कर दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस भी प्रूफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में एक कॉम्प्लेक्स लगता है जिसका नाम है स्प्लाइसियोसोम। क्या नाम है? स्प्लाइसियोसोम। इस कॉम्प्लेक्स का यूज होता है और स्प्लाइसियोसोम का जो कोर एलिमेंट है वो आरएनए ही है। यहाँ पर आरएनए ही स्प्लाइसियोसोम का कोर एलिमेंट है, यही एज अ एंजाइम की तरह काम करता है। यहाँ पर आरएनए ही एज अ एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, एसएनआरएनए होता है, एसएनआरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, यही स्प्लाइसियोसोम बनाने का काम करता है। इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। चूंकि यहाँ पे आरएनए एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको राइबोजाइम के नाम से भी जान सकते हैं। राइबोजाइम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये बात प्रूफ होती है कि जब हमारे अंदर आरएनए में एमआरएनए में इंट्रॉन को हटाया गया तो उसके लिए स्प्लाइसियोसोम का यूज किया गया और उस स्प्लाइसियोसोम को काम कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था आरएनए। मतलब आरएनए पहले से ही था, मतलब आरएनए ही डोमिनेंट है। डीएनए से बने प्रोडक्ट एमआरएनए को सही करने के लिए आरएनए की जरूरत है, तो मतलब वो पहले से ही रहा होगा ना। तो यहां से भी प्रूफ होती है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड की। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम था एमआरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।